हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पहले इस चैप्टर का नाम ऊंचाई और दूरी हुआ करता था। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है और 15 क्वेश्चंस हैं और 7 एग्जाम्पल हैं। 15 और 7 कुल मिलाकर 22 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में यानी कि इस चैप्टर में हमारे बनते हैं। और इन 22 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आना ही आना है। आप लिख कर रख लीजिए, बिना इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आपका बोर्ड का पेपर नहीं बनना। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। उन सॉल्यूशंस को आप ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी कॉपी पर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। न समझ में आए दोबारा वीडियो देखिए, कमेंट करिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में मुख्यतः हम दो तरीके के कोणों के बारे में पढ़ते हैं। एक है उन्नयन कोण और एक है अवनमन कोण। हर क्वेश्चन में इन कोणों के आप नाम सुनेंगे। हर क्वेश्चन में या तो उन्नयन कोण आएगा या अवनमन कोण आएगा या दोनों आएंगे। तो इन कोणों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दो कोण मैंने बताए, एक है उन्नयन कोण। आप कहेंगे ये नए नाम कहां से आ गए, आज तक बहुत सारे कोण पढ़े थे, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, अब आया उन्नयन कोण। और दूसरा है अवनमन कोण। बस आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जब ये कोण बनते हैं तो किस तरीके की सिचुएशन होती है, या ये कहें कि किस सिचुएशन में उन्नयन कोण बनता है और किस सिचुएशन में अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये कोई हमने इमारत मान ली या कोई बिल्डिंग मान ली या कोई टावर मान लिया, कुछ भी मान लिया। ये आपका सरफेस है, जमीन है, और ये ऊंचाई पर कोई मीनार खड़ी है या कोई टावर है या कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, या कोई पतंग उड़ रही है, यानी कि हम नीचे खड़े हैं और कोई चीज ऊपर है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। और यहां से हम किसी चीज को देख रहे हैं, ये हमने आंख बना दी, ठीक है बेटा। यहां से हम किसी चीज को देख रहे हैं, यानी कि हम नीचे खड़े होकर किसी ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए, एक तो ये होती है क्षैतिज रेखा, हमारी आंख के बिल्कुल समांतर, ठीक है। और एक होती है दृष्टि रेखा, जो उस वस्तु पर जा रही है, समझ रहे हो ना। एक तो ये क्षैतिज रेखा और दूसरी ये दृष्टि रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। समझिए, ये तो हो गई क्षैतिज रेखा, आंख के बिल्कुल समांतर क्षैतिज रेखा, ठीक है। और दूसरी हो गई, ये हो गई, जैसे कि यहां तक मान लीजिए आप इसे, यहां पर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो ये हो गई आंख से उस वस्तु को देखने वाली दृष्टि रेखा। ये कौन सी हो गई हमारी दृष्टि रेखा। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण, उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। समझ में आई बात। यानी कि हम नीचे से ऊपर की किसी वस्तु को देखें तो हमारी आंख की दृष्टि रेखा और आंख के समांतर रेखा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। जनरली हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। समझ में आई बात। नीचे से ऊपर वाली वस्तु को देखने पर बनता है उन्नयन कोण। और दूसरा है अवनमन कोण। अवनमन कोण के लिए आप समझिए कि आप यहां किसी छत पे खड़े हैं या किसी टावर पे खड़े हैं या किसी हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, यानी कि आप ऊंचाई पर हैं, ठीक है। और आप नीचे की किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि जैसे आप छत पे खड़े हैं और नीचे किसी पॉइंट को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आंख बना दी आपकी, ठीक है बेटा। तो देखिए, आंख के समांतर रेखा, इसको हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये कौन सी रेखा हुई, दृष्टि रेखा।
इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे अवनमन कोण। समझ में आई बात? सीधा सीधा फंडा है कि जैसे हम ऊपर खड़े हैं, हमने किसी वस्तु को नीचे देखा, ठीक है, तो मेरे आंख के बिल्कुल ये समांतर रेखा, ठीक है, ये वाली, और दूसरे जिस वस्तु पे को मैं देख रहा हूं टारगेट करके, उन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण। आप समझ लीजिए, यहां से मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, जमीन पर स्थित पॉइंट को, हम यहां ऊंचाई पर खड़े हैं, ठीक है ना, हम यहां किसी टावर पर खड़े हैं, ये सरफेस है यानी कि जमीन है, यहां मैं किसी बिल्डिंग पर खड़ा हूं इस पॉइंट पर, ठीक है बेटा, यहां से मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, तो मेरी आंख के ये समांतर रेखा क्षैतिज रेखा हो गई इसको, और यहां से जो इस वस्तु को देख रहा हूं तो ये क्या हो गई? एक दृष्टि रेखा, ये वाली दृष्टि रेखा होगी और ये वाली क्षैतिज रेखा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं अवनमन कोण, ठीक है। तो हम जनरली कह सकते हैं कि जो अवनमन कोण बनता है वो बनता है ऊपर से नीचे देखने पर, ऊपर से नीचे देखने पर, ठीक है बेटा। और उन्नयन कोण कब बनता है? नीचे से ऊपर देखने पर, यानी कि हम नीचे खड़े हैं, किसी ऊपर की वस्तु को देखें तो हमारी आंख के समांतर रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। और हम ऊपर खड़े हैं, ऊंचाई पर हैं, और नीचे की किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख की ये समांतर रेखा और ये दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे अवनमन कोण। तो एक चीज और समझ लीजिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर अंतः कोण होते हैं, ये दोनों कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जिसका उपयोग मैं सारे सवालों में करने वाला हूं। तो इतना कॉन्सेप्ट मैं समझ रहा हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से एक्सरसाइज को समझिए। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करता हूं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। डायग्राम क्या बनेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। हर क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज बनेगा और उस समकोण त्रिभुज की जो साइड गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हमें लगाने हैं और हमारा आंसर आ जाना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी है, उस पर सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर के साथ बंधा हुआ है। यानी कि देखिए, ये एक कोई शिखर है या कोई खंबा है, ये कोई खंबा है, ठीक है ना बेटा, जो भूमि पर इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि के सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है और 20 मीटर लंबी डोरी इस तरीके से बंधी हुई है, ठीक है ना। ये क्या है? डोरी, ठीक है, और जिसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर, ठीक है बेटा। डोर द्वारा, देखिए, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो। देखिए, ये भूमि है, डोर द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण 30 अंश, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई है h, ये क्या है? h, ये a, ये b और ये c। हमें 2 लाइन चित्र के बारे में लिख लेनी है, वो आपको समझा रहा हूं, और जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूं आप वही लिखो। इस डायग्राम को आप अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर दीजिए, 2 लाइन में, 3 लाइन में। जैसे कि मैं बताऊं, चित्र में ए बी एक खंबा है, ए बी एक खंबा है, ठीक है। माना ए बी की ऊंचाई कितनी मान ली हमने? h, ठीक है। तथा BC क्या है? तथा BC डोरी है जिसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। जो क्वेश्चन में दे रखा है
हमने उसी के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को डिस्क्राइब कर दिया। अब देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण ए समकोण है, ये वाला कोण 30 अंश का है। इसके बाद ये समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, कर्ण। ये वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण, जो हमें गिवन है, जो हमें दी हुई है। और हमें पता क्या करना है, ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है। और ये क्या है, लंब। ये क्या है, लंब। यानी कि अब आप ट्रिग्नोमेट्री के 6 आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन कोस टेन, साइन ए कोस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कोसेक ए, 6 फॉर्मूले पढ़े हैं। और 6 का मैंने लाल बटे कक्का का फॉर्मूला बताया था कि लंब बटे कर्ण साइन ए होता है, आधार बटे कर्ण कोस ए होता है। अगर आप भूल गए तो चैप्टर 8 का जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है उसे थोड़ा सा ध्यान से देख लें, सब समझ में आ जाएगा। और आप, मैं इसका उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि लंब और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला होता है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हमें फॉर्मूला लगाना है साइन थीटा का। तो देखिए, यहां हम क्या लगाएंगे, साइन 30, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री का है, तो मैं लिख लिया साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, ए बी, और कर्ण क्या है, बी सी। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी है, h, जो हमें ज्ञात करनी है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 2h बराबर 20, तो h बराबर आया 10, या ऐसे लिख लीजिए 20 बटे 2 बराबर 10 मीटर। और h मैंने क्या माना था, मैंने माना था ए बी एक खंबा है, माना ए बी बराबर h, यानी कि खंबे की ऊंचाई मैंने h मानी थी और h की वैल्यू आ गई 10 मीटर, ठीक है ना, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ये क्वेश्चन हो गया, आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब देखिए, क्वेश्चन को पढ़कर सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, तो समझिए डायग्राम को। जैसे ये एक पेड़ है, ए और ये मान लो पॉइंट बी, ठीक है बेटा। ये एक पेड़ है और पेड़ क्या जाता है, आंधी आने से टूट जाता है। जैसे मान लो पॉइंट सी पर से ये पेड़ ऐसे टूट गया, तो टूट के ऐसे ही तो गिरेगा ये, यानी कि ये वाला जो बी पॉइंट था वो बी पॉइंट कहाँ गया, नीचे, ये था, इस तरीके से था ये पेड़। ये पहले पेड़ खड़ा था ये, और यहां से टूट के ये ऐसे झुक गया, ठीक है ना। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब देखिए, पेड़ का शिखर था ये बी, ये कहां जमीन को छू रहा है, यहाँ पर, ठीक है बेटा। बी पॉइंट को मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि बी पॉइंट अब कहां गया, यहाँ पर, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु होता है बॉटम पॉइंट, जहां पेड़ खड़ा था, पेड़ यहीं तो खड़ा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहां से यहां की दूरी, यहां पेड़ जमीन को छू रहा है, ये दूरी कितनी है, 8 मीटर दूरी है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ये है ना पेड़ की ऊंचाई, यानी ए बी ए सी और प्लस ये बी मान लेते हैं बी सी। तो पेड़ की ऊंचाई ये प्लस ये तो होगी। देखिए चित्र में क्या है, ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर, बिंदु सी से टूटकर भूमि पर स्पर्श करता है, भूमि पर स्पर्श करता है, ठीक है। ये सब आप, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि आप पेपर में लिखेंगे
तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है। जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको उतने पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। आप इस तरीके से लिखने की आदत डालिए, ठीक है। अब क्या है कि देखिए पेड़ की लंबाई कितनी है यहां से लेकर यहां तक, यानी कि AC और BC इन दोनों को मैं जोड़ दूं तब पेड़ की लंबाई हमारे पास आएगी पूरी। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, BAC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A क्या है, समकोण। अब मुझे इसमें आधार पता है 8 मीटर और मुझे लंब ज्ञात करना है और कर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आधार और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला होता है, आधार और कर्ण में देखिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे हम, आधार और कर्ण में होता है कॉस। तो देखिए कॉस एंगल कितना है 30 डिग्री, कॉस 30 क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AB और कर्ण कितना है BC। ये वाली भुजा कर्ण होगी ना, ये क्या होगी कर्ण, और ये होगी भुजा लंब और ये भुजा होगी आधार, ठीक है। AB अपॉन BC। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। AB की वैल्यू कितनी है 8 और BC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3 BC बराबर 2 का 8 से गुणा किया 16, तो BC बराबर आया 16/√3 मीटर। ये काय की वैल्यू आ गई BC की, यानी कि इस कर्ण की वैल्यू आ गई। अब मुझे लंब की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, आधार और लंब में कौन सा फॉर्मूला होता है tan। देखिए पुनः समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो गया tan थीटा कितना है 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है AC, लंब है AC और आधार है AB। tan 30 की कितनी वैल्यू होती है, ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए 1/√3। AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है, तो AC की जगह AC और AB की जगह मैंने क्या रख दिया 8, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना आएगा, AC का √3 से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा √3AC इज इक्वल टू 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, तो AC इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। तो देखिए BC की लंबाई आ गई हमारे पास और AC की लंबाई आ गई, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी AC प्लस BC, ठीक है ना। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई कितनी है AC, पेड़ की ऊंचाई कितनी है AC प्लस BC, क्योंकि ये हिस्सा ही तो सीधा खड़ा था, चाहे ऐसे नापिए चाहे ऐसे नापिए AC प्लस BC। अब देखिए AC की वैल्यू है 8/√3, BC की वैल्यू है 16 यानी 16/√3। √3 एलसीएम आ गया तो 8 + 16 बराबर 24/3 मीटर। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हर का परमीकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे 24/√3, तो ये है √3 का गुणा और √3 का भाग, तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 8 से 24 कटे नहीं 8 नहीं सॉरी √3 और √3 का गुणा करेंगे 3 से 24 कटे 8 बार, तो 8/√3 मीटर। ठीक है, आप चाहे ये आंसर लिख दीजिए चाहे ये आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना, दोनों ही आंसर हमारे ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसल पट्टी जानते हो ना, पार्क वगैरह में लगी होती है जिस पर बच्चे ऐसे फिसलते हैं, ठीक है ना। 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो। देखिए ये एक छोटी फिसल पट्टी है,
मैं आपको डायग्राम बनाए दे रहा हूं और ये एक बड़ी फिसल पट्टी है। ठीक है बेटा, आप स्केल से अच्छे अच्छे डायग्राम बनाना, ठीक है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो। यानी कि ये छोटी वाली फिसल पट्टी है जिसका शिखर कितना है, 1.5 मीटर ऊंचा है और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। और यहाँ ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का। और अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक डाल की, ये बड़े बच्चों के लिए है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी, ये वाली लंबाई या ये वाली लंबाई। दोनों कंडीशन मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गई होंगी। ये डायग्राम फर्स्ट है और ये डायग्राम सेकंड है। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से ज्यादा की उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है ना। अब दोनों डायग्रामों में देखिए, ये ए बी सी और इसको मान लो डी ई एफ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। यहां क्या है हमारे पास, ये लंब। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फिसल पट्टी की लंबाई। फिसल पट्टी की लंबाई यही तो होगी, एसी। लंब है हमारे पास और कर्ण हमें निकालना है। लंब और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन, यही तो होता है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है, साइन और एंगल कितनी डिग्री का, 30। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, बीसी और कर्ण क्या है, एसी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। बीसी की लंबाई कितनी है, 1.5 और एसी की लंबाई कितनी है, हमें निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एसी का गुणा 1 से किया तो ये आया एसी और 2 का गुणा 1.5 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 मीटर। यानी कि पहली जो कंडीशन है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो इस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। ये कह रहे हैं ना, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहली वाली कंडीशन में फिसल पट्टी की लंबाई कितनी हो गई, 3 मीटर। अब देखिए यहां पे हम पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। ये त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है, ये यहां लंब है और फिसल पट्टी की लंबाई, ये कर्ण हो गई कि नहीं, समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ठीक है बेटा, तो जब यहां बात करेंगे, लंब हमें दे रखा है और कर्ण हमसे पूछा है, लंब और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला लगता है, साइन। तो देखिए ये सेकंड कंडीशन है, तो इसमें साइन एंगल कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का। साइन 60 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया, ई एफ, लंब बटे कर्ण सॉरी, और कर्ण कितना होगा, डी एफ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और डी एफ की वैल्यू कितनी है, 3 और नहीं ई एफ की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर और डी एफ की वैल्यू कितनी है, अरे यही वैल्यू तो हमें निकालनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 डी एफ इज इक्वल टू 3 गुणा 2, तो डी एफ इज इक्वल टू 3 गुणा 2/√3। 3 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 बार कट गया, तो डी एफ बराबर आया 2√3। ये 2 और ये √3, 2√3 मीटर। यानी कि इस कंडीशन में फिसल पट्टी की लंबाई आई 3 मीटर। ठीक है, और इस कंडीशन में फिसल पट्टी की लंबाई आई 2√3 मीटर। ठीक है ना। तो दोनों ही कंडीशन में क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन 4 है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे कि इसका डायग्राम बनाते हैं, ये कोई मीनार बना ली मैंने, ये मीनार है ए बी। ठीक है, और कोई भूमि पर बिंदु है, मान लो ये बिंदु है कोई P, और यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है
देखिए आप जब स्केल से लाइनें खींचेंगे तो बिल्कुल सही लाइनें खींचेंगी, ठीक है, ये कंडीशन है। सवाल को एक बार फिर पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का बिंदु कौन सा है, P, समझ लीजिए आप, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये AB एक मीनार है, ये AB क्या है, मीनार। तो मीनार का पाद बिंदु कौन सा होता है, बॉटम पॉइंट, जमीन वाला पॉइंट के पाद बिंदु से कितनी दूर है, 30 मीटर। कितनी दूर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30। उन्नयन कोण मैंने बताया था, जब हम नीचे खड़े होकर किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। तो यहां से मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। देखिए ये तो क्षैतिज रेखा हो गई, यहां से हम देखें तो, और ये हो गई दृष्टि रेखा, और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उस उन्नयन कोण कहते हैं, बताया था मैंने। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार क्या है, AB, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये वाला कोण A क्या है, 90 डिग्री का है। अब हम देखते हैं इसका ये तो आधार हो गया और ये है लंब, ये कर्ण है। अब समझिए कि आधार हमें दे रखा है और लंब हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई। तो आधार और लंब में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, आधार और लंब में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, एक tan होता है और एक cot। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लगा दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे हम, tan 30, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और थीटा की जगह एंगल कितना है, 30, तो मैं लिखा tan 30 बराबर लंब कितना हो गया, AB, और आधार हो गया AP। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू यानी कि मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और AP की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो √3AB, √3 का AB से मल्टीप्लाई किया तो √3AB, और 30 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये हो गया 30। तो AB इज इक्वल टू 30/√3 मीटर। एक तरीके से तो हम ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हर का परमीकरण, अगर नीचे कोई अंडर रूट में संख्या होती है तो उसे हम हटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 30/√3 है, √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, 30/√3, और √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3, और 3 से 30 कितनी बार कटे, 10 बार। तो कितना आया ये, tan√3 मीटर। यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है AB जो हमें ज्ञात करनी है वो कितनी है, tan√3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप नोट करिए। क्वेश्चन 5th है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो देखिए इस डायग्राम में हम मानते हैं ये एक पतंग है और भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई। तो ये ऊंचाई हमने मान ली 60 मीटर। ठीक है भाई। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब जब पतंग उड़ती है तो पतंग में डोर होती है ऐसे, इसको भूमि के इस बिंदु से हमने बांध दिया है। तो इस बिंदु को मान लो P, ठीक है, इस बिंदु से हमने बांध दिया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव कितना है, 60 अंश। ये भूमि है, जमीन है, और ये डोर है, तो डोर का भूमि के साथ झुकाव कितना है, 60 अंश। ठीक है, यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है। एक्चुअल में होता ऐसा है कि जब पतंग उड़ती है तो देखो ऐसे करके उड़ती है डोरी, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी ऐसे ना होकर बिल्कुल स्ट्रेट है इस तरीके से। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई हमें ये ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई क्या होगी, ये देखिए सेम A और ये B। पतंग कहाँ है, पॉइंट B पर पतंग है, पॉइंट P पर डोरी बंधी हुई है, और पतंग की ऊंचाई यानी AB कितनी है, 60 मीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण इसका 90 डिग्री का मान लेंगे हम। तो देखिए ये डोरी की लंबाई क्या हो गई, कर्ण, डोरी की लंबाई ये हो गई ना PB, कर्ण, ये हमें ज्ञात करनी है। और ये जो ऊंचाई है पतंग की AB,
ये क्या है, लंब, ये हमें दे रखा है। तो लंब और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला होता है, लंब और कर्ण में होता है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, समकोण त्रिभुज TAB में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा की जगह एंगल कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितना है, AB, और कर्ण कितना है, PB, कर्ण है PB। तो साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। AB की वैल्यू कितनी है, ये 60 मीटर 60, और PB की वैल्यू कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो PB की जगह हमने PB लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 का PB से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3PB, और 2 का मल्टीप्लाई 60 से किया तो हो गया हमारा 120। तो PB इज इक्वल टू 120/√3 मीटर। ठीक है ना। एक तो डोरी की लंबाई 120/√3 मीटर हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें हर का परिमीकरण हम कर लेते हैं। तो क्या होगा 120/√3, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, √3 का गुणा और √3 का भाग। तो ये हो गया 120/√3, और √3 और √3 का गुणा किया तो 3 से 120 कटे 40 बार। तो डोरी की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास, 40/√3 मीटर। ठीक है, ये जो डोरी है PB, इसकी लंबाई हुई 40/√3 मीटर। क्वेश्चन नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।